अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना राना। सबसे पहले आज के मौज़ूआत आपके साथ शेयर कर लेते हैं नाज़रीन। हाँ, हम अपने इस प्रोग्राम में इस पूरे हफ्ते में बात करते रहे हैं बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली ये प्रेसिडेंट सेट हो चुका है हमारे मुल्क में कि खुदा खुदा करके अगर कहीं इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो या फिर बलदियाती इंतखाबात हो जाएं तो फिर उसके बाद नेताइज पर एक हंगामा होता है, फिर हुकूमत साजी पर बहुत बड़े मसले होते हैं और ऐसा ही कुछ लेकर बलदियाती इंतखाबात को हो रहा है। हम देख रहे हैं कि तीनों बड़ी जमातें बाहम दस्ते गिरेबां हैं और इस सब की जिम्मेदारी अब सवाल प्रोग्राम में हम ये उठाएंगे कि सिंध हुकूमत पर आयद होती है या फिर इसकी जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब मखलूत हुकूमत बनाने के लिए जो इस वक्त बड़ी जमातें हैं जो जीत में भी हैं वो मुज़ाकरात कर रही हैं। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हुए लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। अब आगे क्या होगा और कौन जिम्मेदार है इस सब का, इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो मेरा प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए कुछ चीजें फाइनल नहीं हो रही हैं और मामला अब अगर इलेक्शन कमीशन में चला जाता है तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला होगा वो काबिल कबूल हो जाएगा। इस बारे में परवेज इलाही वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ निगरान सेटअप होगा उस हवाले से हम कबूल नहीं करेंगे इस नाम को। एक तरफ तो पार्लिमानी कमेटी बन चुकी है लेकिन क्या वो कमेटी नाम फाइनल कर पाएगी या नहीं। अगर नहीं कर पाएगी तो मामला डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन में जाएगा, तो उस सूरत में फिर आगे सूरत हाल क्या बन सकती है। इसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक इकोनॉमी के हवाले से होगा जिसकी हम अपने प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज भी हमने बात की थी कि कुछ मस्बत खबरें नहीं है लेकिन कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ साथ ही IMF की जानिब से डू मोर का मुतालिबा पाकिस्तान के सामने रखा गया और आज खबर हम ये डिस्कस करेंगे कि उस मुतालिबे पर अमल दरामद की तैयारी शुरू हो गई है। मजीद सख्त फैसले करेगी हुकूमत, क्या वो फैसले होंगे और अवाम को इन फैसलों का क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं सज्जाद मीर साहब सीनियर एनालिस्ट, जावेद मलिक साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार यशफीन जमाल साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। मीर साहब आप ये बताइएगा कि कराची बलदियाती इलेक्शन हम रोज ही बात कर रहे होते हैं, तीनों जमातें आमने सामने हैं, कौन जिम्मेदार है, सिंध हुकूमत या फिर इलेक्शन कमीशन इसकी जिम्मेदार है? देखिए, अगर सच बोला जाए तो ना सिंध हुकूमत को हम इल्ज़ाम दे सकते हैं अकेले को, ना इलेक्शन कमीशन को। असल में इल्ज़ाम उस सिस्टम को दिया जा सकता है जो इस वक्त इस मुल्क में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का कोई अपना अमला नहीं होता, इलेक्शन कमीशन के पास कोई अपना स्टाफ नहीं होता, उसे हुकूमत से लोग देना पड़ते हैं और हुकूमत से जो लोग लिए जाते हैं वो ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी से होते हैं या बहुत से लोग दूसरे बैंकों या दूसरे तालीमी इदारों से लिए जाते हैं। सारे के सारे अमूमन वही लोग होते हैं जो हुकूमतों के मुलाजिम हुआ करते हैं। आम तौर पर डिप्टी कमिश्नर जो होता है वही इंचार्ज होता है सारी सूरत हाल का, और देखा जाए असिस्टेंट कमिश्नर सारे ये लोग जो होते हैं ये हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के बड़े अंडर होते हैं। तो बलदियाती इलेक्शन में तो ये बात अंडरस्टूड है कि उन्होंने कुछ जो रोल उनसे अदा करना होता है, लेकिन कराची जैसे शहर में ये रोल अदा करना जबकि MQM मैदान में ना हो। MQM तो हल्ला गुल्ला करके, डंडा चला के, गोलियां चला के, बहुत कुछ करके, टेरराइज करके बहुत से फैसले जो थे अपनी मर्जी के निकलवा लिया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। सिंध हुकूमत ने जो करना चाहा था वो किया होगा और यकीनी तौर पर उसमें 19-20 क्या कुछ ज्यादा फर्क पड़ा होगा। उन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूंसी अपने मतलब की बनाई, फिर उसके बाद पहले तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट तकसीम, टाउन की तकसीम की, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरह बनती हैं वो बनी। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त लगता है कि मामला जो है वो जितना भी है वो इस बात पे एग्री कर गए हैं सिंध हुकूमत भी, उनको अंदाजा हो गया है, उन्होंने जितनी ताकत पकड़नी थी पकड़ ली है। उनकी कोशिश यही है सिर्फ कि वो जमात इस्लामी से 2-1 सीटें ऊपर हों ताकि वो ये कह सकें वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है, वरना उनको अंदाजा हो गया है कि जमात इस्लामी असल कुव्वत बन के उभरी है। इसमें हैरान होने की बात नहीं जैसे कि वो कहते हैं जी ये कहाँ से आ गई। असल जमात कराची की वही थी, 50s में 60s में जब बल्दियाती इलेक्शन होते थे वही जमात थी। जब उसके बाद का जमाना आया तो अब्दुस्तार अफगानी 2 बार मेयर रहे और उसके बाद नेमतुल्लाह खान, तो खैर उनका जमाना तो सबको याद है जब आया है। फिर MQM का, पीपल्स पार्टी का वहां, लेकिन वो पीपल्स पार्टी ये बात ठीक कहती है कि जिन डिस्ट्रिक्ट में उनका असर पैदा हुआ है, जो उन्होंने बाद में बनाए हैं या जिस तरह कार्व आउट किए हैं या जिस तरह बहुत से इलाके शहर कराची में शामिल किए गए, उनकी वजह से वो कुछ ताकत बन सकती थी
اور سینٹرل ڈسٹرکٹ جو اصل کراچی ہوا کر سینٹرل ڈسٹرکٹ نہیں مطلب وہ ڈسٹرکٹ جو کہ مرکزی ایک طرح سے کراچی ہے اس میں آج بھی جماعت اسلامی آئی ہے اور جماعت اسلامی ایم کیو پہ آنے سے پہلے جماعت اسلامی ان ڈسٹرکٹ کی جو تھی وہ گویا اصل قوت ہوا کرتی تھی. اب تحریک انصاف جو ایک ہنگامی حالات میں آئی تھی وہ پتہ چلا کہ ان کا پتہ کٹ گیا ہے لیکن جو طاقتیں جی بڑی ہیں وہ جماعت اسلامی کی اور پیپلز پارٹی کی ہیں اور ان کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی ٹھیک کی خواہش یہی ہے کہ میر ان کا ہو. جماعت اسلامی اس کے لیے تیار نہیں وہ ڈٹی ہوئی ہے وہ چاہتی ہے میر ان کا ہو. بری بات نہیں ہوگی کہ اگر پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے میر کو تسلیم کر لے. سیٹوں کا تو ایک دو کا فرق ہے لیکن اس طرح وہ کراچی کے امن کو بہتر طور پر سنبھال سکیں گی. اس لیے بھی کہ جو اصل کراچی ہے جس کو مین کراچی کہا جا سکتا ہے وہ ٹھیک اب بھی جماعت کے پاس ہے. یہاں ایم کی ایم کی لڑائی جو ہے وہ وہیں ہوتی ہے کہیں باہر نہیں ہوتی. ٹھیک. جاوید ملک صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا جو سوال تھا کہ اس کو کس کو ہم بلیم کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اپنے انٹروڈکشن میں کہ ہم کبھی بھی نتائج کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے ملک کی ہم سب کے احترام کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں تقریباً سبھی ایک جیسے ہیں کہ جب کبھی ان کے خلاف نتائج آ جائیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. یعنی دھاندلی کا الزام لگایا جائے بے عزتی کہا جائے اس کو پارٹیزن شپ کہا جائے مختلف نام دے دیتے ہیں آپ ان کو لیکن بہرحال سوال یہ ہوتا ہے کہ یا میں ہوں یا کوئی بھی نہ ہو. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہمیں بدلنا ہوگا کیونکہ ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے اندر تو یہی تقاضا کیا جاتا ہے نا کہ جس کی میجورٹی ہو اس کو آپ تسلیم کر لیں. اب یہ جو میجورٹی کو تسلیم نہ کرنے کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کا تو ایک بہت پرانا مطلب ہمارے ملک میں اس کو اگر ماضی میں چلے جائیں تو 1971 سے لے کر آج تک یہ چل رہا ہے معاملہ اور ہم نے اس سے بہت بڑے نقصان بھی اٹھائے ہیں. تو گزارش یہی ہوگی میری کہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ایک طرف تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت پسند ہیں لیکن جب کوئی مینڈیٹ ان کے خلاف آ جائے یا کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ زیادہ ممبرز لے لے تو وہ اس کو ماننے کے لیے تسلیم نہیں یعنی اس کو تسلیم نہیں کرتے. دوسری پوائنٹ جو بہت ہی اچھی میں سمجھتا ہوں میں ایگری کروں گا میر صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن کا نظام ہے یعنی یہ ایک آئرونک ہے. اس کے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ ٹیچرز کو اور مختلف گورنمنٹ سرونٹس کو لے کر ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں جو پھر انتخابات کو سپروائز کرتے ہیں. نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے انتخابات کو سپروائز کرنے کی نہ ہی ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ایسی اکوپمنٹ ہوتی ہے. آج کے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا ہر چیز کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. جہاں پہ بھی پروفیشنل ادارے کام کرتے ہیں وہاں پہ جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے لیکن ہم ٹیچرز کو لے لیتے ہیں. بڑا احترام ہے ہمارے ٹیچرز کے لیے لیکن وہ ٹیچنگ کے لیے ان کی ٹریننگ ہے ناٹ فار کنڈکٹنگ الیکشنز. تو ایک فلا ہے ہمارے سسٹم میں اور اتنا بڑا فلا ہے کہ آپ اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں الیکشن کے ذریعے اور الیکشن کو سپروائز ایسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ووکیشنلی یعنی وہ ایک پارٹ ٹائم آتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے. تو مطلب اس پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں آپ کا سوال یہی تھا نا کہ کس کو بلیم کریں ہم تو ہم بالکل کسی حد تک اس مائنڈ سیٹ کو بلیم کر سکتے ہیں کسی حد تک اس نظام کو بلیم کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آگے بڑھیں اس کو تو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آلموسٹ نیک ٹو نیک نظر آتے ہیں آپ کو. اب یہاں پہ مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کا ہی سوال ہے. اگین وہی مائنڈ سیٹ ہے ہم دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے. اور دوسرا میری نظر میں ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ہمیشہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو فارورڈ لوکنگ پارٹی کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتی ہے. مغرب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو جو ہے فارن منسٹر ہیں بڑے اچھے انداز میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. تو یہاں اگر ان کے ہوم پروونس کے سب سے بڑے شہر میں کچھ لوگوں کے مطابق اگر وہ الائی نظر آتے ہیں جماعت اسلامی کے جس کو وہ کسی حد تک ریلیجس رائٹ کی جماعت سمجھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انکمفرٹیبل ہیں وہ اس الائنس سے بھی. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کسی انداز میں کہیں اور سے ہم جو ہے اس کو الائنس کو یعنی یہ نہ کریں اور آگے بڑھیں. لیکن آئی تھنک حالات جو معروضی سچویشن اس وقت ہے نمبرز گیم کے اندر ان کے پاس آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں جب بات کر رہے تھے ویر صاحب تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیے ماضی میں بالکل جو جماعت اسلامی ہے یہی یہاں پہ جماعت رہی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایکسٹرنل قوتیں انوالو نہ ہوں کراچی کی پالیٹکس میں تو اس کا مطلب پھر یہی ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جو
रीढ़ की हड्डी है वो अभी भी मौजूद है, यानी टूटी नहीं है। आपने कभी पीटीआई को ले आए, कभी एमक्यूएम को ले आए, लेकिन जेआई जो है, जब एक अगर फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन होते हैं तो आपने देखा कि वो इमर्ज करके सामने आए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त है, अगर सियासी जो हमारी जितनी भी क्यादत है वो दानिशमंदी के साथ इनको रियलाइज करते हुए कोई फैसला करेंगे, तो कराची की जो एक सिचुएशन अनसर्टन है उसको किसी हद तक हम यानी इस्तेहकाम की तरफ लेके जा सकते हैं। मेरी गुजारिश तो जवाब आ गया जी। ठीक है, यशवीन आप क्या समझती हैं, कौन जिम्मेदार है? जी, थैंक यू सो मच समीना। बहुत सारा कुछ यहाँ पर ऑलरेडी कहा जा चुका है और मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगी कि माइंडसेट का तो बहुत बड़ा मसला है। हमारे मुल्क में सियासतदान जो है वो कभी भी, या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कभी भी जो भी चीज़ उनके फेवर में ना जाती हो उसको मानने को तैयार नहीं होती हैं, कंसीड नहीं करती हैं डिफीट को, विक्ट्री किसी अपने जो मुखालिफ है जो उसकी विक्ट्री होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर आपने अगेन जो थोड़ा सा भी एनालिसिस जावेद साहब ने भी किया और मीर साहब ने भी जिसकी तरफ निशानदेही की कि अगर फिर भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो कुछ ना कुछ इल्जाम शायद कह लीजिए या जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर ही आती है, क्योंकि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला ऐसे हैं, लॉजिस्टिक इश्यूज ऐसे हैं जिसकी तरफ अभी इशारा भी किया गया कि आपके पास ट्रेन स्टाफ नहीं है। बहुत सारी जगहों पर अभी मैं तो ऐसा महसूस कर रही हूँ आजकल कि जब पंजाब में भी इलेक्शंस की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन घबराहट का शिकार हो जाता है कि किस तरीके से जो है वो ये होगा। कभी सेंसस का बहाना बनाया जाता है, कभी कोई और चीज कही जाती है। तो अगर हमने प्लेन किसी पर जिम्मेदारी लगानी है इस सारे केओस की जो हमने देखा है लोकल बॉडी इलेक्शन में, तो हम इलेक्शन कमीशन को कुछ हद तक जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, सियासी जमातों को भी अपने रवैयों को जो है वो रिविजिट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो हमने एक और फर्क देखा है, मैं खाली तनकीद बगैर किसी लॉजिक के नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप अभी रवैये देख लें जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के हैं जो कि इन्वॉल्व थी इस पूरे पॉलिटिकल अमल के अंदर, जो कि अभी सिंध में हमने देखा कि हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना सोर लूजर्स, वो बनकर सामने आ रहे हैं। जमात इस्लामी भी इख्तलाफ कर रही है, उनकी अपनी रिजर्वेशन है। अभी तो कुछ देर पहले भी हमने नईमुर रहमान साहब की प्रेस टॉक सुनी है, वो बड़ी वजाहत के साथ कह रहे हैं कि हमें इस अमल के साथ बहुत सारे तहफुजात हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वही एक्सट्रीम रवैया हम यहाँ पर भी विटनेस कर रहे हैं। उन्होंने आके स्ट्रेट अवे असद उमर साहब ने कह दिया जी कि पूरे के पूरे इलेक्शन को ही कलअदम करार दे दिया जाए, हम इसको मानते ही नहीं है, हम इसको मुस्तरद करते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा धांधली हुई है, मैंडेट चोरी किया गया है कराची के लोगों का, सिंध के लोगों का। तो मैं कहती हूँ कि आप जो है वो तनकीद का भी कोई पैमाना इस मुल्क में सियासत के अंदर खुदा के लिए अब सेट कर लें। ये मुल्क हर वक्त इस तरह के पॉलिटिकल टर्मोइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रही हूँ सिंध के ये जो अभी सारा कुछ हुआ इसके पर्सपेक्टिव में, कि ये बहुत एक आइडियल अरेंजमेंट होगा। गो के जावेद साहब ने बहुत पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया है कि पीपल्स पार्टी शायद अपने आप को नहीं अलाइन करना चाहेगी एक एक्सट्रीम राइट की जमात के साथ, क्योंकि जाहिर है उनकी जो एक आइडियोलॉजी है वो उसके साथ शायद वो मैच नहीं करता और उनके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न होगा। लेकिन इस वक्त किसी भी जमात, जो भी जमात ये चाहती है, एस्पायर कर रही है कि वो अपना मेयर लेके आए, इट वुड बी बेटर फॉर द पीपल ऑफ दैट सिटी, के वहां के लोगों के लिए बेहतर होगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन बोर्ड हो उस पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर। क्योंकि वही हम देखेंगे एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, रात की लड़ाई, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास फंड है तो जी मेरे पास काम करने के लिए एवेन्यू नहीं है, मुझे इजाजत नहीं मिली। तो वो जो एक हम देखते हैं ना कि जो बेसिक चीजें हैं जिसके लिए ये वाली सिस्टम्स या गवर्नमेंट्स को इन प्लेस लेके आया जाता है, वो हमेशा तातुल का शिकार रहते हैं। वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो जो मामलात होते हैं, अनलेस प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किसी हद तक ऑन बोर्ड ना हो, जो भी पार्टी है जिसका मेयर वहां पर होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो कि इसमें ये कहा गया कि अभी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। इत्तेफाक होना शायद थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, बट आई वुड स्ट्रांगली अर्ज बोथ द पार्टीज, क्योंकि जैसे भी कहा गया कि एक दो सीटों का ही फर्क है, कि जो भी कोई आइडियल अरेंजमेंट है वो अगर करके कोई मिडिल ग्राउंड फाइंड करके अगर यही दो जमातें जो है वो कोई निजाम तश्कील देती हैं कराची में, तो वहां के लोगों के लिए जो है ये चीज बहुत अच्छी होगी, बहुत मस्बत होगी। राइट, वेरी वेल सेड यशवीन। यासमीन, यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बात करें कि वहां पर भी यही कंफ्यूजन चल रही है। निगरान हुकूमत का कयाम अमल में लाना एक चैलेंज बन चुका है, ये कैसे मुमकिन होगा और अब आगे सूरत हाल क्या बन सकती है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब हम बात करेंगे पंजाब के हवाले से। जावेद मलिक साहब, पंजाब में भी निगरान हुकूमत का कयाम एक मुश्किल मरहला बन चुका है। आप क्या समझते हैं कि मामला अभी अगर पार्लिमानी कमेटी से भी हल ना हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला आएगा वो काबिल कबूल होगा, उस पर अमल हो पाएगा?
देखिए वंस अगेन मैं वही कहूंगा कि वही माइंडसेट है जिसका हमने पहले जिक्र किया कि एक जो तरीकाकार आइन में और दस्तूर में लिखा गया है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको मिलके एक अगर वो कंसेंसस के साथ किसी को नॉमिनेट कर दें एज अ केयर टेकर तो वो वही बेस्ट तरीका होता है। इसी से जो है वो एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं रिकंसिलिएशन या डेमोक्रेटिक बिहेवियर की भी इक्कासी करता है ना। जमहूरियत क्या है? एक दूसरे का एहतराम करना, जो राय दी गई है। अगर यहाँ पे परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं तो वहां पे हमजा शहबाज शरीफ जो है वो भी ऑपोजिशन लीडर इलेक्टेड होके आए हैं ना, वोट लेके आए हैं। तो आप एहतराम हमजा का नहीं कर रहे होते या उनका चीफ मिनिस्टर का, आप उन लोगों का एहतराम कर रहे होते हैं जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है। ये तो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो सकता है भी इर्तिका के कुछ मनाजिर हमको तय करने हैं जब उस लेवल पर पहुंच जाएं कि एक बाहमी रवादारी जो है वो हमारे यहाँ मौजूद रहे। अब हम देखते हैं कि इत्तेफाक नहीं होगा, उसका रास्ता भी हमें आइन बताता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर इसके पहले एक मेरे ख्याल में कमेटी फॉर्म की जाती है तो पार्लियामेंट के अंदर, मुझे नहीं लगता उस कमेटी से भी कोई हल निकल आएगा। अगर निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में 3 नाम एक तरफ से आए हैं, 2 एक और तरफ से आए हैं। कहीं से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ कहीं से जो नाम आए हैं वो गैर संजीदा हैं, लेकिन गैर संजीदा हैं या नहीं है, बहरहाल वो नाम तो हैं जो नॉमिनेट किए गए। अगर दोनों के दरमियान 5 में से कोई एक शख्स भी ऐसा हो जिसपे दोनों जमातों का इत्तेफाक हो जाए तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए तो यही बेहतर है। लेकिन अगर हमारे जो जमहूरी कायदीन हैं, अकाबिरीन हैं, वो नहीं डिसाइड कर पाएंगे या वो कंसेंसस पे अराइव नहीं होंगे तो फिर एक ही रास्ता है, फिर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स यूज करके जो अपने इलेक्शन कमीशन है वो इसका तयन कर लेगी। और उससे पहले कि वो तयन करे, आपने अपने गालिबन सवाल में पूछा था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो उसको नहीं मानेंगे। अगर ये बात सही है और चीफ मिनिस्टर साहब पहले से उस चीज को मुस्तरद कर गए हैं तो फिर मैं इस चीज को समझने से कासिर हूं कि ना आप जमहूरी अंदाज में किसी पे कंसिडर करना चाहते हैं, ना आप आइन में जो दस्तूर में जो तरीका बताया गया उस पर करना चाहते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? यानी बेयकीनी, अदम इस्तेहकाम, यही क्या हमारा मुकद्दर रह गया है पंजाब में और मुल्क में? क्या हम जो लोग अवाम जो लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामान में भेजते हैं, क्या हम उनसे ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ आइन और कानून के एहतराम करते हुए जो भी दस्तूर में तरीका बताया गया है, यानी उसके मुताबिक अगर आप कंसेंसस अचीव कर लेते हैं तो क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों को जो है वो इंटरवीन करना पड़ेगा? यानी अगर आप देखिए किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपके पास एक पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। जब पार्लियामेंट यानी पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने कंसेंसस अचीव नहीं कर पाते फिर ये दोनों इदारे इन्वॉल्व होते हैं। आप देख लीजिए इवन जो चीफ मिनिस्टर साहब की डिसोल्यूशन थी या जो गवर्नर साहब ने उनको कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, उसके बाद उन तमाम चीजों को अल्टीमेटली कोर्ट्स ने डिसाइड किया। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरफेयर कर रही है, फिर हम खुद एक वैक्यूम क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो इदारे जो हैं वो आए और वो किसी तरह से इस सिचुएशन को संभालें। तो मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश होगी अपने तमाम सियासी काबरीन से, चाहे किसी भी जमात में है, कि ये जो एक अमल है कि असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद आपने एक केयर टेकर सेटअप लेकर आना है, प्लीज आप आपस में कंसेंसस से इसको ले आए। ये पंजाब के लिए भी अच्छा है, जमहूरियत के लिए भी अच्छा है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए भी अच्छा है। क्या ऐसा होगा या नहीं, मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। राइट यशवीन, आप क्या समझती हैं कि पार्लिमानी कमेटी को कोई कामयाबी हासिल हो पाएगी या फिर वही मामला होगा, इलेक्शन कमीशन जाएगा? और मैं ना मानूं की आवाज तो हम पहले ही सुन चुके हैं, परवेज इलाही साहब कह चुके हैं कि हम नहीं मानेंगे अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई फैसला आया तो। जी, ऐसी चीजों के ऊपर हतमी तौर पर हाँ या ना कहना मुमकिन नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आज हतमी तौर पर ना कह देती हूँ। आई विल टेक द चांस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई इत्तेफाक, कोई कंसेंसस आप इन पॉलिटिकल फोर्सेस से तवक्को कर सकते हैं। अभी मैं तो 2-3 चीजें समझने से कासिर हूँ इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर। जो कुछ अभी हमने लोकल बॉडी इलेक्शंस में देखा, हमने पहले सेगमेंट में डिस्कस भी किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बल्दियाती इंतखाब कराने के बाद जो तनाज़ा है वहाँ की सियासी जमातें जो इन्वॉल्व हैं वो अभी तक सॉल्व कराने में कामयाब नहीं रहा। वो मुतमईन नहीं कर पा रहा उन लोगों को जिन लोगों ने उस इंतखाब में
हिस्सा लिया है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, बल्कि 2 सूबों में जो खान साहब अभी इस वक्त सारा प्रोसेस कर रहे हैं, अगर मैं जनरल इलेक्शंस को निकाल भी दूं, अगर यहाँ पर इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इतनी ज्यादा पोलराइज्ड पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर इस सारी मामले को चलाएगा और आगे लेकर जाएगा, मेरी समझ में ये बात पहले तो नहीं आती। एक बात, दूसरी बात ये कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही और इन लोगों की सियासत भी अब समझ में नहीं आ रही है कि हुकूमत तहलील करने की इस कदर जल्दी थी। हालत ये है कि आप लोग ना बैठकर कोई इत्तेफाक कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को आप नहीं मानते, अभी मामला वहां नहीं पहुंचा, उससे पहले ही आपने फरमा दिया कि जी हम तो नहीं मानेंगे वहां से जो भी कोई चीज आएगी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जी बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि जो ऑपोजिशन की तरफ से नाम गए उन्हीं में से कोई एक जो है उसको चुना जाएगा, तो इसलिए हम तो नहीं मानेंगे किसी भी सूरत। तो हालत ये है कि आप एक निगरान जो वजीर आला है उसके ऊपर तो एतमाद करने को तैयार नहीं है किसी इदारे के ऊपर, उसी इदारे के तहत होने वाले इलेक्शन को आप किस तरह से मानेंगे, उसी इदारे के तहत होने वाली पूरी इलेक्टोरल एक्टिविटी आप कैसे समझते हैं कि वो ऐसी होगी कि आपके लिए जो भी रिजल्ट आएगा वो फेवरेबल होगा। वो जो अभी आपने कहा ना कि उन्होंने कहा है कि हम नहीं मानेंगे, मैं तो नहीं मानूंगा जो भी वहां से आएगा। खान साहब ये बात बहुत पहले कह चुके थे कि अगर मुझे मेजोरिटी ना मिली, अगर मैं इतना बाइख्तियार ना हुआ कि मैं बिल्कुल। मेजोरिटी के साथ अपनी हुकूमतें बना सकूं, तो जो भी इलेक्शन का, तो मैं हुकूमत नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा उस मैंडेट को। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मुल्क का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव लीड कर रही है, हम जब भी बात कर रहे होते हैं मीडिया पे पूरा दिन सुबह शाम यही बहस होती है कि पीटीआई ने क्या कह दिया, खान साहब ने क्या कह दिया, क्या खान साहब आज असेंबली डिसॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे। एक ऐसी सियासी जमात पहले से ही आपको ये सिग्नल्स दे रही है कि वो मुस्तकबिल में किसी भी चीज के अंदर सिटर्निटी नहीं बहाल होने देगी। तो फिर इस मुल्क के अंदर जो भी सियासी ऑब्जर्वर्स हैं वो किस तरीके से ये समझते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म हो सकता है, ये जो एक हिजानी कैफियत है ये खत्म हो सकती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। और अगर ये हिजान जो है वो बरकरार रहता है, ये परसिस्ट करता है, तो इस मुल्क का क्या बनेगा। माशी जो इस वक्त सूरत हाल है वो हम सबके सामने, आई थिंक आप अपने अगले सेगमेंट में डिस्कस भी करेंगी। हम किस तरीके से समझते हैं कि हम किसी तौर भी एक स्टेबल फेज के अंदर एंटर हो सकते हैं इस मुल्क को लेकर, हुकूमत किसी की भी हो, क्योंकि एक शख्स ने, एक सियासी जमात ने ये फैसला कर लिया है कि उसने हर बात पर इनकार करना है। जो मैंने बात पहले भी कही कि वो तनकीद नहीं कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाब के अंदर, वो अपने कंसर्न्स रेज नहीं कर रहे हैं, वो ये कहते हैं जी इनको कल अदम करार देते हैं। सो बेसिकली जहां पर उनका हिस्सा नहीं है इख्तियार के अंदर, इक्तदार के अंदर, वहां पर वो कहते हैं उस चीज को कल अदम वो करार देते हैं, हम तो नहीं मानेंगे। तो मुझे तो नहीं समझ में आता, ये केयर टेकर जो सीएम वाली बात है तो बहुत छोटी सी मामूली सी बात है, कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाएगी। मुझे तो वो जो इतना बड़ा इंतखाबी अमल है उसकी परेशानी है कि वो इंतखाबी अमल होने के बाद भी अगर यही आवाज उठनी है कि जी हम नहीं मानते, तो फिर आई डोंट नो वेयर हेडेड। मैं तो बहुत वो हूँ, कंसर्न हूँ इस मुल्क की ठीक सियासी सूरत हाल को। ठीक से जाद मीर साहब, जब मैंने पहले सेगमेंट में आपसे सवाल पूछा था कि कौन जिम्मेदार है, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि माइंडसेट, यही माइंडसेट हमें पंजाब में भी देखने में मिल रहा है। आप क्या समझते हैं कि मामला हल हो पाएगा या फिर सूरत हाल कुछ और भी रुख इख्तियार कर सकती है? कैसे एनालिसिस करेंगे सर? नहीं, आप ठीक कह रही हैं, माइंड सेट पंजाब में बहुत ज़्यादा है। परवेज इलाही का या चौधरीयों का ही असल मसला जो था वो शरीफ लोग ही हैं, यानी जिसे खानदान शरीफिया कह लिए, कुछ कह लीजिए, वही लोग हैं। बात बात पे उन्हीं का हवाला देते हैं, हवाला आए ना खींच के लाते हैं। लेकिन मैं एक आज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ करता है, कहा जाता है वो चवले मार रहा है। ये परवेज इलाही तो, अगर मैं उन्हीं की ज़बान में बात करूँ, ये जावियाँ मार रहे हैं। ये बहुत ही आगे की बात है। कोई बात करने वाली है कि अगर आइन के तहत आपने असेंबली तोड़ी है तो आइन के तहत ही चलना पड़ेगा। अगर आइन के तहत आप कंसेंसस नहीं कर सकते तो फिर पार्लियामेंट पार्टी करती है, और वहां भी आपको तवक्को नहीं है। फिर तीसरा मतलब यही होता है कि इलेक्शन कमीशन आप लोगों के दिए हुए नामों में से एक नाम का इंतखाब कर लेता है, और यही तरीका चलता है। आप कहते हैं हम उनकी बात नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप निगरान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत तो बन जाएगी, आप तस्लीम नहीं करेंगे, इलेक्शन को मशकूक बनाना चाहेंगे, तो क्या आप निगरान हुकूमत को तूल देना चाहते हैं? ये बात मैं दोहराता हूं, क्या आप निगरान हुकूमत को तूल देने के किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं और कुछ और चाहते हैं? आपकी नीयत कुछ और है, आप अपने साथ ही मुखलिस नहीं है। बात देखिए बड़ी सीधी है। अगर आपने आइन के तहत चलना है तो फिर ही आपकी बका है। आपने अभी तक जो कुछ किया है
वो ये कह के किया कि हमने आइन के मुताबिक किया है, अगरचे इमरान खान के हुक्म पे किया है लेकिन आइन के मुताबिक किया है। अगरचे वो जो हमारा इकदाम था कुछ लोगों की नजर में, खुद आपकी नजर में, मुल्क के मफाद में, सूबे के मफाद में, आपकी पार्टी के मफाद में था, लेकिन आपने ये किया है। मेरा मशवरा उनको ये है कि वो इन बातों में पड़ने की बजाय अपनी पार्टी को संभालें और इस बात की कोशिश करें कि उनके इमरान खान से जो मुज़ाकरात होने हैं या हो रहे होंगे या अभी तक हो चुके होंगे, उसमें वो जो लेना चाहते हैं उसमें मैक्सिमम क्या ले सकते हैं वो लें। और मुझे लगता नहीं है कि आसानी के साथ उन्हें मिल जाएगा। वो इमरान तो कहते हैं कि हमने तो चूंकि उन्होंने हमें फेवर किया था, हमने उनको फेवर करते हैं कि हमने ऑफर कर दी कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। कल कहेंगे हमने ऑफर की थी पार्टी में शामिल हो जाएं, वो शामिल नहीं होते। अब इतनी सीटें अवेलेबल हैं, ये मांग रहे हैं, जितनी सीटें मांग रहे हैं, जो खबरें मुझ तक पहुंची हैं वो तो शायद इनको मिल ना सके। तो असल मसला ये है कि इस वक्त जो सारी सूरत माइंड सेट अपनी जगह और तरीकाकार जो होता है वो अपनी जगह है, लेकिन यह है कि इलेक्शन कमीशन को ना मानने वाली बात जो है वो इसके बाद सूबाई इन इलेक्शन पे नहीं, कौमी इलेक्शन पर भी आनी है। लेकिन मुझे डर इस वक्त पर्टिकुलर मसले पर यह है कि शायद आपके ये अमल जो कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने का अमल है, इंटरिम गवर्नमेंट को तूल तो नहीं देगा। ठीक मीर साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि IMF की जानिब से डू मोर का मुतालिबा एक बार फिर से कर दिया गया है। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी? ब्रेक के बाद बात होगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हमारा तीसरा और आखिरी सेगमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट आज इसमें हम बात करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज भी हमने इकोनॉमी के हवाले से बात की थी और कुछ अच्छी खबर थी कि डॉलर्स आने का इम्कान है, लेकिन जैसे ही कोई उम्मीद बनती है साथ एक और मुश्किल खबर आवाम के लिए तैयार होती है। IMF की जानिब से डू मोर का मुतालिबा किया गया है और अब खबर ये है कि हुकूमत ये डू मोर का मुतालिबा मानेगी तो मजीद महंगाई हो जाएगी। बिजली, पानी, गैस, अशिया ज़रूरियात, तमाम चीज़ें महंगी है। अगर मजीद इसमें एड ऑन हो जाएगा तो हुकूमत को क्या ये फैसले करना महंगे पड़ सकते हैं और अवाम का पुरसाने हाल कौन होगा? यशफीन जमाल, व्हाट्स योर टेक? देखिए, मईशत इस वक्त वैसे भी मईशत जो है कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है बात करने के लिए। जावेद मलिक साहब आपके साथ होते हैं पैनल पे, एंड ही इज द अथॉरिटी ऑन इकोनॉमी। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में जब भी लिया बहुत ही वो बात करते हैं इन डेप्थ। लेकिन आजकल तो मईशत और भी कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है। IMF की अगर हम बात करेंगे तो IMF तो अपनी शराइत और अपने मामलात को इसी तरह से मजीद सख्त करेगा गिवन द बैकग्राउंड। अगर एक तो IMF के पास रिपीटेडली हम जाते हैं, वो तो एक मामला है अपनी जगह पर, लेकिन IMF के पास एक गई माजी में जो कि पहले IMF को क्रिटिसाइज करती रही, IMF में जाना खुदकुशी के बराबर करार देती रही। उसके बाद जब जाना पड़ा तो देर करके गई। ऑलरेडी बहुत सारे फैक्टर्स और इंडिकेटर्स जो मईशत के वो हमारे हाथ से स्लिप हो रहे थे और नेगेटिव होते चले जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कंटेम्पलेट करके कि उसका सियासी फॉल आउट क्या होगा, वो IMF के पास गए और IMF के पास जाने के बाद जो जो मामलात उनके साथ मानकर आए टेबल पर, उन्हें वायलेट किया। सो अब इस बैकग्राउंड को अगर आप सामने रखें और फिर उसके बाद जो सूरत हाल पाकिस्तान में है उसको सामने रखें, तो IMF से तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इसी तरीके से अपने जो मुतालबात हैं या अपनी शराइत जो हैं वो उन्हें सख्त करेगा। सवाल यहाँ पर यह है कि जो चीज आपने 10 दिन बाद अब आके माननी है या अब आपको माननी पड़ेगी, वही अगर हम कुछ अर्सा पहले मान लेते तो बहुत सारी चीजें इस वक्त शायद इतनी ज्यादा खराब ना होती जो कि अब हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम डॉलर को पहले पैक कर लेते, अगर हम बहुत सारी चीजों के ऊपर पहले गौर कर लेते, तो शायद आज सिचुएशन कुछ थोड़ी सी हमारे पास ब्रीदिंग स्पेस होती एज वी स्पीक। जो इस वक्त सूरत हाल है, अब तो जो मामला है वो ये है कि खतरा इस वक्त मंडरा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो है वो इजाफा करना पड़ेगा, जिसको स्टैटिक रखने की कोशिश की गई। एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी जो है इसका किसी किस्म का ब्रंट आ सकता है। GST भी कुछ चीजों पर बढ़ाने की बात की जा रही है। तो अवाम के लिए तो एक बहुत मुश्किल वक्त पहले ही चल रहा था, वो शायद मजीद मुश्किल हो सकता है। और हुकूमत अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैठ के इस चीज को कंटेम्पलेट कर रही है कि इसका सियासी फॉल आउट जो है वो हम पर कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। उस तरीके से मैं आज एक अखबार में हेडलाइन पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि कड़वी गोली है लेकिन इसको किस तरह थोड़ा मीठा करके अब हम को दिया जाए। भी अगर हम इस चीज की इसको मजीद कंटेम्पलेट करेंगे या इसके अंदर इस पर मजीद हम सोच विचार में वक्त जाया करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि ये जो शराइत है, ये हालात हैं, ये मजीद सख्त हो सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही कुछ मेजर्स अपनी मर्जी से ऐसे ले चुका है जो कि इंटरनेशनली बहुत अच्छा नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान की फेवर में। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी अभी एक एतराज जो है वो आया है, जो इम्पोर्ट टैरिफ मामला है, क्योंकि देखिए WTO और वर्ल्ड जो ट्रेड कुछ कवानीन है उनके तहत आप इस तरह इस हद तक
टैरिफ ज्यादा नहीं कर सकते अपने इंपोर्ट के ऊपर, तो वहां से भी कुछ मामला जो वर्ल्ड बैंक के साथ चल रहे थे वो लगता है कि शायद खटाई में पड़ रहे हैं या पड़ जाएंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो है। फिर वो जो डॉलर्स वाली बात आप कर रही हैं, जो दोस्त ममालिक की तरफ से हमें मदद एक्सपेक्टेड थी, कुछ तो हमें अभी ब्रीदिंग स्पेस मिला है, जो हाल में प्राइम मिनिस्टर यूएई से होकर आए हैं और फिर जो सऊदी से भी कुछ अनाउंसमेंट्स आई हैं, बट वो जब तक मटीरियलाइज नहीं होते वी विल रियली हैव टू सी कि वो जो मामलात हैं वो कितना इस वक्त हमारे हाथ में है। और जो बात यहाँ पे पहले भी होती रही है कि बल्कि मीर साहब भी बहुत दफा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहते हैं कि वंस यू आर इन एन आईएमएफ प्रोग्राम, तो वो जो बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि आप डिफॉल्ट करने वाले हैं, वो डिफॉल्ट आपको नहीं होने देते, लेकिन ये है कि आपके मुल्क के अंदर इतने स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जिनको कभी हमने हिस्टोरिकली फिक्स नहीं किया, कि कीपिंग दोज इन व्यू वो फिर इस तरह की शराइत जो है वो आयद करते हैं। और मेरा ख्याल है कि एज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी उनका काम है कि वो ये करेंगे। हमें अपनी तरफ देखने की जरूरत है। अभी तो जो हो रहा है वो हो रहा है। मैं बार बार ये बात करती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग एनी गवर्नमेंट, वो इस मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर मईशत में कभी बात ही नहीं हुई। हमने कभी सुना ही नहीं है कि माशी तौर पर भी इस मुल्क को ठीक करना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं। बस एक चल तो चल का फॉर्मूला है, जिस तरीके से भी कोई आपकी किताबें बैलेंस होती हैं वो बैलेंस करते चले जाएं और बस मुल्क को चलाते जाएं, इस तरह से मईशतें नहीं चलती। तो अभी तो जो इस वक्त हमारे पास सूरत हाल है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का वक्त नहीं है, और इन एब्सेंस ऑफ दोज रिफॉर्म्स इसी तरह की शराइत हम पर इम्पोज की जाएंगी और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई चॉइस नहीं है, हमें मानना भी पड़ेगी। राइट। सजाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है, आईएमएफ की शराइत मानना ही एक वाहिद हमारे पास ऑप्शन रह गया है, और अगर हुकूमत मजीद सख्त फैसले करती है तो कितने महंगे पड़ सकते हैं ये फैसले हुकूमत को? देखिए, ये वो हुकूमत है, मेरा मतलब है कि अगर हम इस हुकूमत को शहबाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत समझे और इस 7 डार की पॉलिसियों के मुताबिक समझे, तो ये वो हुकूमत है जो आईएमएफ के खास खिलाफ रही, और ये वो हुकूमत है जो आईएमएफ के मुकाबले में सी पैक को प्रेफर करती थी। और उस हुकूमत के निकलने की वजह, ये निकाले जाने की वजह भी एक सियासी बात मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ और बहुत एतमाद के साथ करता हूँ, कि उस हुकूमत का सी पैक के ज़्यादा करीब हो जाना या उस प्रोग्राम को बहुत तेज़ी के साथ आगे ले जाना जो था वो सबब बना था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो वापस सी पैक में उस तरह नहीं जा सकती जिस तरह उसे जाना चाहिए जब तक वो आईएमएफ में है, और आईएमएफ में उस वक्त रहना एक नागजीर सा हो गया है। सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब भी अब हमें ये कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता हम अपने टैक्स पेयर का पैसा जो है वो देते हैं। आज उनके वजीर खजाना ने कहा तो उनको भी कुछ करना पड़ेगा। देखिए, ये नहीं कि पहले दोस्ती का जमाना था, पाकिस्तान की कुछ इज्जत थी, आलम इस्लाम में तो बड़ी इज्जत थी ना जी। आप सबसे बड़ा मुल्क गिने जाते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि आबादी ज्यादा थी आपकी, गिने जाते थे कि आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से मजबूत तरीन मुल्क है, और वो रियासत कहलाने का मीर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। सारी जी की मीर सारी ना साहब, सही जी मीर अमेरिका साहब। के बगैर तो खैर मुमकिन नहीं था, लेकिन जो एक मकामी तौर पर सारी सिक्योरिटी नीड्स हम पूरी कर थी। यूएई की कोई इतनी मिसाल, हालांकि हो सकता है उसने हमारी बहुत मदद की हो। अब आइए जी। जी मीर साहब, कंटिन्यू प्लीज। जी, यानी कि हो सकता था कि वो यूएई भी जो था वो उसकी कोई ऐसी बात नहीं बनती थी कि वो हमारी आंखें दिखा सके, लेकिन अब सूरत हाल हमारी मईशत की ऐसी हो गई है कि हम ये सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हम मजबूर हो गए हैं कि आईएमएफ की शराइत माने। जैसी कि खबरें आ रही हैं, काबीना ने या कम से कम शहबाज शरीफ ने गो थ्रू दे दिया है। खबरें आज उसका इकबाल हसन का भी एक बयान ऐसा आ रहा था कि जो सूरत हाल पैदा हो गई, हमें क्या क्या करना चाहिए और आईएमएफ की शराइत को मानना पड़ेगा। और अब जो वर्ल्ड बैंक से खबरें आई हैं, जो सऊदी अरब से खबरें आई हैं, वो बताती हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम ये वो शराइत जो हैं वो मान लें। तो कड़वी गोली कह लें, कुछ भी कह लें, हम यूँ करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल में इसके साथ इसका दूसरा मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत अगर कोई टोकों का ख्याल है कि फौरी तौर पर उसको रुखसत होना पड़ेगा, तो शायद उसको भी लीज जो मिला है, यानी स्टे करने की जो उसको कुव्वत मिलेगी, वो इसी बात से मिलेगी कि वो कुछ कड़वी गोलियां निकलेगी, इस शर्त पर इस हुकूमत को मामला को ज्यादा बेहतर तौर पर करने के लिए और कुछ क्रेडिट लेने के लिए वक्त दिया जाए। ठीक, जावेद मलिक साहब क्या कहेंगे आप?
जी आपने पहले कहा कि कुछ खुशखबरी आ रही थी और फिर डॉलर आ रहे थे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग आईएमएफ के साथ जो है वो थोड़ी उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को आईएमएफ यानी हम उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि आईएमएफ ने हमें कहा है डू मोर, और शायद वो कुछ गलत बात कर रहे हैं। शायद मैं जो कहने लगा हूँ इतना पॉपुलर ना हो। असल में हकीकत ये है, आप किसी भी संजीदा इकोनॉमिस्ट से बात कर लें वो आपको ये बोलेगा कि आईएमएफ के पास हम जाते क्यों हैं, हमारी कुछ मजबूरी होती है तभी हम आईएमएफ के पास जाते हैं। तो जब आप अगर आप खुद को उस जगह पे ले आएं कि अगर हमें कोई मजबूरी हो और हम किसी से हेल्प के लिए जाएं, तो यकीनन वो जो सामने वाली शख्सियत या इदारा होगा वो कुछ टर्म्स तो बताएगा आपको। उन टर्म्स को अगर आप फुलफिल करेंगे और आप दोबारा जाएंगे उनके पास, तो हो सकता है वो आपको नेक्स्ट टर्म कुछ अपनी टर्म्स के अंदर लचक का मुजाहरा कर दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, जब कभी भी उन्होंने टर्म्स एग्री की हैं, या तो उन हुकूमतों को हटा दिया गया, या फिर अगर वो रही भी ऑफिस में तो उन्होंने उन टर्म्स को फुलफिल नहीं किया, जिसके नतीजे में आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये जो आज हमारा आईएमएफ के साथ है, कहते हैं ना कि रिलेशनशिप कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है, कभी आप कहते हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हमारी आईएमएफ के साथ रिलेशनशिप इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ये किसी एक की गलती या किसी दूसरे की गलती नहीं है, नहीं ये हुकूमत इसकी सोली जिम्मेदार है। कड़वी गोलियां ये खाएं या ना खाएं, इनको खानी पड़ेंगी। और मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले साल, या लेट्स बी रियलिस्टिक, यानी हम एक बात सच कहने की हमें होनी चाहिए हिम्मत, कि ये अच्छी खबरें मुझे नहीं लगता आइंदा 1-2 साल आ सकती हैं। आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएं, और वो भी इसलिए कि आपने मिस्टेक्स की हैं, आपने टर्म्स पहले जो एग्री की थी वो आपने फुलफिल नहीं की। और मैं ये नहीं कह रहा कि इस हुकूमत ने नहीं की, मैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को कह रहा हूं पिछले 15 साल से, जब कभी भी आईएमएफ प्रोग्राम आया है, आप अगर डिस्पैशनेटली इमोशन को साइड पे रखे ऑब्जेक्टिवली सोचेंगे तो आपको नजर आएगा कि कहीं हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हमने वो ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं की। हमने पैसे हमें जब मिले तो हमने सेलिब्रेट किया और फिर हम भूल गए कि हम क्या कमिटमेंट करके आए हैं, और अगले साल जब दोबारा जाना पड़ा तो फिर वो पटारा खुल गया। अब यहाँ पे जो सिचुएशन जहां पे हम आके खड़े हो गए हैं, ये हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएं, तब भी महंगाई का एक तूफान आएगा। अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में खुदा ना खास्ता ना जाएं तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अल्लाह ना करे डिफॉल्ट की तरफ चले जाएं। और अगर आप डिफॉल्ट क्या होती है ये समझना चाहते हैं तो आप श्रीलंका को देख लीजिए। अल्लाह ना करे हमारा मुल्क उस डायरेक्शन में जाए। हुकूमत एक, मैं समझता हूँ इस वक्त जो ये हुकूमत है एक मखलूत हुकूमत है, पीडीएम है। इसके अंदर सिर्फ पीएमएल नहीं बल्कि पीपीपी और उसके साथ साथ जेयूआई और भी जमातें शामिल हैं। अगर एक कलेक्टिव विजडम के जरिए एक फैसला किया जाए, जल्दी से किया जाए, डिले ना किया जाए, तो ये हमारे इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में हो या ना हो, हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है कि हम इस वक्त इस सूरत हाल को नेविगेट करने के लिए आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाएं, और उसके बाद हम कोई प्लान करें जिसका जिक्र होता है लेकिन लोग उसको तमस्कर में उड़ा देते हैं, वो है चार्टर ऑफ इकोनॉमी। इस पे कोई बात करते हैं लेकिन लोग कहते हैं ये क्या होता है, पीपल आर नॉट विलिंग टू लिसन। मतलब सीरियस प्लानिंग करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है जब तक वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम नहीं डेवलप करते, नॉन पार्टिजन, बिल्कुल गैर सियासी, वफाक के इंटरेस्ट में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ में मिला के आइंदा 10 या 15 साल का प्लान बनाइए, तो फिर हम इस मुल्क को लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हर साल यही बैठे होंगे, ये डिस्कशन समीना आप हमसे कर रही होंगी और हम आपके सामने कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे। सही, बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, सज्जाद मिर साहब, यशफीन जमाल साहब, आपके वक्त का कीमती तज्जिया का। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे कल नए मौज़ूआत के साथ मिलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।